सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसका सब्जेक्ट है टाइप टेस्ट फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ। रेलवे में जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी है, ओएच, चीफ ओएच, उसमें इनिशियल जो रिक्रूटमेंट होता है वो जूनियर क्लर्क लेवल 2 1900 जीपी में होता है, जो जिसमें रिक्रूटमेंट के जो तरीके काफी हैं। आरआरबी के थ्रू आते हैं, इसके अलावा कंपल्सरी अपॉइंटमेंट आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं, मेडिकल डिक्लेयर होके भी अल्टरनेट जॉब में क्लरिकल में देते हैं। तो कई तरह से लोग आते हैं, रिक्रूटमेंट होता है जूनियर क्लर्क में अलग अलग डिपार्टमेंट में। इश्यू ये है कि जब वो एब्जॉर्व होते हैं या रिक्रूट होते हैं या प्रमोट होते हैं, ग्रुप डी से सी में भी प्रमोशन होता है, तो उन सब मामलों में जूनियर क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट का पास करना अनिवार्य है। तो उसके बारे में कुछ नियम है। पहले कुछ नियम ऐसा था कि 3 चांस मिलते थे। जो भी कर्मचारी जो है जूनियर क्लर्क बना है, तो 2 साल के अंदर उसको मैक्सिमम 3 चांस मिलते थे टाइप टेस्ट पास करने को। और अगर नहीं पास कर पाता था, 2000 का सर्कुलर है यहाँ पर मेरे पास में, ये 2000 का सर्कुलर है 66/2000, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने 2-3 चांस में पास नहीं किए हैं तो लास्ट में इसमें प्रोविजन था, वंस दिस प्रोसेस ओवर, एक्शन टू रिवर्ट दोज हु फेल इन द टेस्ट शुड बी इनिशिएट वेल इन एडवांस। यानी पहले जो नियम था 2000 में कि मैक्सिमम 3 चांस मिलते थे 2 साल में, जो 6 महीने के गैप में करने पड़ते थे, और अगर कोई कर्मचारी पास नहीं कर पाता था तो वो ना तो रेगुलर हो पाता था और उसको रिवर्ट कर दिया था जहां से वो आया। वो इसको रेलवे बोर्ड ने 2017 में फिर चेंज कर दिया, डीओपीटी की पॉलिसी को एडॉप्ट किया रेलवे ने और नए नियम बनाए। तो इसी के ऊपर ही मैं आज बात करने जा रहा हूँ, क्या नियम है डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली जो सर्कुलर 27 जून को निकाला है 59/25, इसमें हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डिस्कशन पीएनएम हुई थी हेडक्वार्टर में आईआरएफ की 9/22, द स्टाफ साइड रेज कंसर्न रिगार्डिंग सम एम्प्लॉइज हु आफ्टर बीइंग प्रमोटेड लेवल 1 to क्लरिकल कैडर हैड अवेल्ड 3 chances टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट बट वर unable to do so due to difficulties faced during COVID-19 pandemic. As a result, they are now required to wait for fulfillment of exemption criteria for increments. तो यूनियन ने आइटम लिया पीएनएम में कि भाई कोविड की वजह से लोग टाइप टेस्ट में पास होने से वंचित रह गए थे, तो उनको और बेनिफिट दिया जाए इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि एज पर पैरा 2(2)C ऑफ डीओपीटी ओम 92 का लेटर है, जिसको रेलवे बोर्ड ने 2017 में सर्कुलर किया है 2/17 में। इसको दिखा देता हूं मैं आपको, ये 2/17 रेलवे बोर्ड ने निकाला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, अभी उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि इट वॉज एडवाइज बाई आरबी 9/23 that 2 genuine attempts may be allowed in normal course and further attempts may be permitted for valid reason with the personal approval of general manager। पहले इसमें कुछ अच्छा बुरा भी हुआ, पहले 3 चांस मिलते थे, अब यूजुअली 2 चांस कर दिया है रेलवे बोर्ड ने 2017 से, कि जो भी क्लरिकल कैडर में आएगा उसको मैक्सिमम 2 चांस मिलेंगे। और अगर 2 चांस में भी वो पास नहीं कर पाता है तो फिर थर्ड चांस जो होगा वो पर्सनल, अगर जेन्युइन रीजन है तो पर्सनल अप्रूवल जीएम का लगेगा। ये थर्ड चांस हुआ है 2017 से। The instruction issued by RB 9/23 are hereby reiterated for strict compliance. It is clarified that provision already exists for granting additional chance for the speed test and railway may make use of provision accordingly। जिसमें बोर्ड ने बोल दिया है कि एडिशनल चांस का नॉर्मली 2 चांस आपको मिलता है और एडिशनल चांस का ऑलरेडी प्रोविजन है जीएम की, जो आप ले सकते हो, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको फॉलो करना है। अब रेलवे बोर्ड ने जो क्लेरिफिकेशन निकाला था 9/23, उसमें बात कर लेते हैं। ये भी क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 9/23 11 जनवरी 2023 को निकाला था, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द एग्जम्पशन फ्रॉम पासिंग टाइपिंग टेस्ट। इसमें कहा गया था, एज द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आर अवेयर द रेलवे बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन डेटेड 66/2000, ये मैंने आपको बताया था अगस्त 66/2000, जिसमें इसमें मैंने बोला है कि 3 chances being given in 2 years time to employee for promoted from Astray Group D to Group C against 33% quota, and from junior clerk to senior clerk against 13/1/3 quota, otherwise they were to be reverted। यहाँ reverted word यूज किया है, पुरानी बात की इन्होंने। The provision of reversion has been done away with the board's instruction
डेटेड 7/4/22, यानी कि जो रेलवे बोर्ड एक्चुअल में 2017 से ही कर दिया इन्होंने, 7/40/22 दिया है। मुझे लगता है यह 17 होना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने जो पॉलिसी डन अवे का जो किया है वो 2017 से ही कर दिया है। तो अब इसमें तो खैर 22 बताया हुआ है कि अब उन्होंने कहा है कि एग्जामिशन जो दिया हुआ है वो 2015 का जो रेलवे बोर्ड का लेटर है 15 का, उसमें दिया गया है। Doubt have been raised by one of the PUs as to whether the candidate who do not pass typing test in 2 years should continue to be given further chance for up to 8 years till they clear the type test, or after 3 chance in 2 years they should wait for fulfillment of exemption criteria for increment. कोई प्रोडक्शन यूनिट ने रेलवे बोर्ड से क्लेरिफिकेशन मांगा है कि कोई कर्मचारी अगर 3 चांस 2 साल में 3 चांस देने के बाद भी पास नहीं हो पाता है तो क्या उसको कंटिन्यू हम चांस देते रहेंगे अब जब तक कि वो पास 8 साल पूरा नहीं हो जाते हैं, या फिर 3 चांस के बाद 2 साल में उसको वेट करना पड़ेगा एग्जामिशन क्राइटेरिया, यानी 45 साल का भी मैं आगे बताऊंगा आपको, 45 ईयर्स के बाद आपको एग्जामिशन मिल जाता है, या फिर 10 साल की जो भी सर्विस हो जाती है, तो वो डिटेल में बात करेंगे। तो इन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करना है, तो बोर्ड ने कहा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड competent authority had decided that in terms of para 22C of DOPT 92 adopted wide this office letter under reference 70, देखिए 16 यहाँ बराबर लिखा है उन्होंने कि 16/1/2017 से रेलवे बोर्ड ने डीओपीटी का जो लेटर है 92 को उसको अडेप्ट किया गया है। तो 2 genuine attempts may be allowed in normal course and further attempts shall be allowed for valid reason with the personal approval of GM। जो अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी वही इन्होंने रीट्रेट किया है, उसको दोहराया है कि अब रेलवे बोर्ड ने जो है डीओपीटी की जो गाइडलाइंस है 29 सितंबर 92 को उसको एडॉप्ट कर लिया है 2017 के लेटर के द्वारा। तो अब केवल 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, उसके बाद उसको थर्ड चांस के लिए जीएम का अप्रूवल लगेगा। On the question of grant of increment to such staff who are appear in type test, attention is drawn to para 6 of DOPT letter 29 September 92। इसके बाद इंक्रीमेंट रिलीज करने के बाद भी के बारे में भी रेलवे बोर्ड ने वही कहा है कि जो 1992 का जो हमने अडॉप्ट किया है डीओपीटी लेटर, उसी के आधार पर, उसी लेटर के आधार पर ही इंक्रीमेंट भी रिलीज किए जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में तो कुछ 92 का कुछ सर्कुलर्स हैं जो हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो लेटर है इसमें 92 का लेटर रेलवे बोर्ड ने एनक्लोज किया है, ये वाला 29 सितंबर 92। लेकिन इससे पहले कुछ और क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 2017 के लेटर में निकाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एग्जामिशन के बारे में जो बात हो रही है, साथ ही कई लोगों के जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है उसमें कुछ पूछ रहा है मेडिकल डिक्रेस का क्या होगा, कल्चरल कोटा वालों को क्या होगा, या कंपल्सरी अपॉइंटमेंट का क्या होगा, सरप्लस वालों को क्या होगा। तो उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने 2017 के लेटर, जो 16 जनवरी 2017 का लेटर है आरबी नंबर 2/2017, इसमें क्लेरिफिकेशन किया है कि बोथ फेडरेशन विद AIR ऑफ एन NFIR have also raised the demand in the PNF forum. Accordingly, matter has been deliberated in consultation with concerned directorate, and it has been decided by the board to adopt the stipulation made in DOPT's OM EBIT कॉपी एनक्लोज मुटेंडिस टू पर्सन। मतलब ये जो रेलवे बोर्ड का जो लेटर है 29/9/92, इसमें जो प्रोविजन दिए हैं वो इन सब पर लागू होंगे। किस किस पर लागू होंगे? पर्सन अपॉइंटेड पब्लिक प्रमोटेड एज जूनियर क्लर्क, या तो जूनियर क्लर्क में अपॉइंट हुआ है, ये ग्रुप D2C करके जूनियर क्लर्क बना है। अकाउंट्स क्लर्क अगेंस्ट प्रमोशनल कोटा। स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटेड अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा में जो लोग आए वो दोज अपॉइंटेड ऑन कंपल्शन ग्राउंड। CG में जो आए अंडर स्काउट एंड गाइड एंड कल्चरल कोटा। रीडिप्लॉयड मेडिकल अनफिट रेलवे सर्वेंट ऑन अल्टरनेट पोस्ट। कई ने पूछा है कि मेडिकल डिग्रेस बंदे जो ऑब्जर्व होते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए भी सेम रूल है। रीडेवलप्ड सरप्लस स्टाफ में भी यही रूल लागू होगा। एंड आल्सो फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट एज पर प्रिवेलिंग रूल्स। तो PWBD के बारे में भी जो कर्मचारी हैं उन पे भी ये रूल लागू होंगे जो नीचे बताए गए हैं, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। 29 सितंबर 92 का जो सर्कुलर, उसके ऊपर नीचे जो बातें हम बात करूंगा इन सब पे ये रूल लागू होंगे। क्या है रूल, हम बात कर लेते हैं। ये है सितंबर का लेटर है
इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। व्हेन एग्जम्पशन में बी अलाउड, जब जितने भी जो बातें मैंने ऊपर बताई, ये सीजीए में स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल, सीजीए, सरप्लस, मेडिकल, इन सब पे लागू होगा। पहला बताया कि इफ above 45 years old age on the date of their appointment may be granted exemption from the date of their appointment। कोई भी कर्मचारी जूनियर क्लर्क जिस दिन बन रहा है उस दिन अगर उसकी एज 45 से ज्यादा है तो जिस दिन उसका, इसमें एक डाउट किसी ने मुझे रिसेंटली पूछा था कि एक एम्प्लॉय था, वो ग्रुप डी में तो 30 साल में ही आ गया था और जूनियर क्लर्क वो बना 10-15 साल बाद, 45 के बाद बना या 30 के बाद बना। तो पूछा था सर अपॉइंटमेंट कब माना जाएगा, तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो जूनियर क्लर्क में जो अपॉइंटमेंट की बात हो रही है वो सर्विस में अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है। एज ए जूनियर क्लर्क आप किस में कब आया वो बात हो रही है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, इसको ऑफिशियल वे में ना लिया जाए। तो जो भी अपॉइंटमेंट की बात कर रही है तो उसमें आपकी जो सेवा में अपॉइंटमेंट की डेट ना मान के मेरा इंटरप्रिटेशन है कि आप जूनियर क्लर्क जब बने हैं उस तारीख को ही आपकी एज पकड़ी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर कर्मचारी जो जूनियर क्लर्क बनता है जब भी वो आता है, अगर वो 45 से एज का है, ज्यादा एज है, तो फर्स्ट डे से ही उसको रेगुलर माना जाएगा और उसको टाइप टेस्ट देने की जरूरत नहीं है एंड उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन में कहा गया है इफ बिटवीन द एज ऑफ 35 years and 45 years एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में बी ग्रांटेड एग्जामिशन ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 45। यानी कर्मचारी जब जूनियर क्लर्क बना उसकी एज 35 से 45 के बीच में थी। मान लीजिए वो 40 की एज में आया तो 45 का जब भी हो जाएगा यानी 5 साल बाद उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। अगर वो 38 में आया तो 7 साल के बाद यानी 45 का जब जब यानी 35 टू 45 के बीच में अगर आता है तो 45 जैसे ही वो अटेन करेगा एज 45 का हो जाएगा। अब उसको टाइप टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। तीसरा इसमें सी लिखा है इफ below 35 years of age on the date of appointment may be given exemption after 10 years of service as LDC provided they have made any two genuine attempts to pass the typing test, otherwise they may be granted exemption after attaining the age of 45। अगर कोई कर्मचारी जो है वो जूनियर क्लर्क 35 से पहले बनता है, मान लीजिए 30 साल की उम्र बन गया है, तो उसको जो है 10 साल के बाद जो है एग्जामिशन मिल जाएगा यानी 40 में मिल जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन है उसने 2 जेन्युइन अटेम्प्ट किए होने चाहिए टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए। टाइपिंग टेस्ट में एपीआर ही नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो फिर उसको फिर बेनिफिट 45 साल के बाद ही मिलेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो है रिलीज ऑफ इंक्रीमेंट। मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उससे आप पूरा की पूरा पढ़ सकते हैं। लेटर समय के अभाव होने की वजह से मैं सिर्फ लिमिटेड बातें ही बात कर रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। रिलीज ऑफ इंक्रीमेंट की बात जो सरकार ने बोली थी 9/93 के अंदर, यहाँ पर कि द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट टू सच स्टाफ हु आर अपियर इन द टाइप टेस्ट अटेंशन इन राइट पैरा 6 ऑफ, ये लागू होगा इंक्रीमेंट रिलीज के लिए, उसके लिए मैं बात कर रहा था। पैरा 6 ये वाला आ गया पैरा 6, रिलीज ऑफ इंक्रीमेंट। On such exemption being granted, the increment of the aforesaid person may be released from the date from which such exemption is granted to them without any arrears for the period prior to the date of exemption, subject to the retention of normal annual increment date। इसमें कहा गया है कि इंक्रीमेंट जो जब तक कर्मचारी को एग्जामिशन नहीं मिलता या टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर लेता, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 35 में आया या 36 में आया और 45 में उसको एग्जामिशन मिलता है तो 45 के बाद ही उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और ना ही उसको एरियस में, कईयों के डाउट रिसेंटली किसी ने पूछा था कि सर एक बार 45 साल के होने बाद क्या पुराने सारे इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे आपको, वहीं से इंक्रीमेंट, क्योंकि वहीं से आगे लिखा हुआ है रेगुलेशन भी सर्विस आपकी वहीं से होगी। बी में कहा गया ऑन द पासिंग द टाइपिंग टेस्ट द इंक्रीमेंट में बी रिलीज फ्रॉम द डेट ऑफ the test without any arrears for the period prior to the date of test subject to retention of normal annual date of increment। इसमें वही कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट जब पास करते हैं आप 2 साल में, तो जब पास करेंगे वहां से ही आपको इंक्रीमेंट रिलीज होगा। लेकिन उन्होंने दोनों में कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द रिटेंशन ऑफ नॉर्मल एनुअल डेट, मतलब जो आपका इंक्रीमेंट डेट रहेगा वही कंटिन्यू रहेगा इसमें। एलिजिबिलिटी फॉर रेगुलेशन ऑफ कंफर्मेशन,
इसमें कहा गया दे वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर रेगुलेशन कंफर्मेशन इन एलडीसी ग्रेड फ्रॉम द डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन और द डेट ऑफ टेस्ट एट विच दे पास द टाइपिंग टेस्ट एज द केस में भी। यानी रेगुलेशन के मामले में भी एलिजिबिलिटी जो है आपकी, आप जिस दिन एग्जामिनेशन आपको मिलेगा 45 साल की एज में या 10 साल जो भी था आपका उसमें रूल में, या फिर टाइप टेस्ट, जब भी आप टाइप टेस्ट पास करेंगे या आप एग्जामिनेशन मिलेगा आपको, उस दिन से आपकी रेगुलेशन सर्विस स्टार्ट होगी। फिजिकल हैंडीकैप के बारे में भी कई लोग पूछ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट काफी इंपोर्टेंट आपका रहेगा इसमें। तो इसमें कहा गया फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हु आर अदरवाइज qualified to hold certificate clerical post and who are certified as being unable to type by the medical board attached to special employment exchange for the handicapped may be exemption from typing passing the time test। फिजिकल हैंडीकैप के बारे में सरकार ने इस लेटर के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि फिजिकल हैंडीकैप में आगे पीडब्ल्यूडी भी आएगा, मैं बताऊंगा लेटर, उसमें ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, पीडब्ल्यूडी कंडीशन जो है वो 40% होती है, 40% है तो उसको पीडब्ल्यू माना जाएगा, हैंडीकैप माना जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन कहेगी कि अगर एग्जामिनेशन लेना है तो उनको मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें ये होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि दे आर अनेबल टू टाइपिंग, यानी हाथ का ही इश्यू रहेगा, टाइपिंग हाथ से ही होती है। तो अगर उनके हाथों में जो इश्यू रहेगा, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, उसकी वजह से अगर मेडिकल बोर्ड ये सर्टिफिकेट देता है कि दे आर अनेबल टू टाइपिंग, हैंडीकैप कई तरह से हो सकते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं को ही एग्जामिशन दिया है जो टाइपिंग करने में असमर्थ हैं। The term physical handicapped person does not cover those who are visually handicapped and who are hearing handicapped, but cover only those who are physically disabled permanently proven them from typing, prevents them for typing। यानी इसमें कहा गया है कि फिजिकल हैंडीकैप में सिर्फ वही हैंडीकैप माने जाएंगे जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, जिन्हें जो टाइपिंग में असमर्थ है। इसमें जो विजुअल और हियरिंग हैंडीकैप को नहीं माना जाएगा, हालांकि बाद में इसके ऊपर सर्कुलर और आ गया है जिसको मैं अभी पहले बात कर लेता हूं आपसे। ये एक पीडब्ल्यूडी के लिए बाद में क्लेरिफिकेशन और रेलवे बोर्ड ने निकाला है, आरबी 149/22 एग्जामिशन फ्रॉम टाइपिंग द पासिंग द टाइपिंग टेस्ट इन प्रमोशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी। इसमें रेलवे बोर्ड ने जो 2017 में जो बातें कही थी उसमें इन्होंने किसी ने क्लेरिफिकेशन मांगा है। तो इसमें कहा गया है कि ऑन क्लेरिफिकेशन सॉट बाय वन ऑफ द रेलवे द मैटर रिगार्डिंग एग्जामिशन फॉर टाइपिंग टेस्ट टू पीडब्ल्यूबीडी इन प्रमोशन वेयर क्लियरिंग द टाइपिंग टेस्ट इज ए क्राइटेरिया हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द concerned directorates and it has been decided that exemption in typing skill test may be extended to PWBD candidates with not less than 40% disability and who are otherwise qualified to hold clerical post and who are certified as being unable to typing by the competent medical board upon production of such certificate। इसमें जो 2017 का जो लेटर था, इसमें सिर्फ उन्होंने फिजिकल हैंडीकैप की बात की थी, विजुअल की नहीं होती। अब इन्होंने 2000 जो लेटर है आरबी 149/22, इसमें सभी पीडब्ल्यूडी की बात कर दी है। तो इसमें भी वही बात रिपीट की है कि कोई भी कर्मचारी अगर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी है, पहले तो पीडब्ल्यूडी उसी को मानेंगे जो 40% से कम उसकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी 40 या उससे अधिक उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और उसको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड का कि ही इज अनेबल टू टाइपिंग, यानी वो टाइपिंग करने में असमर्थ। वो सर्टिफिकेट लाने पर ही फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों को एग्जामिशन मिलेगा टाइपिंग में, ये कहा गया है 2022 के लेटर। तो ये यहाँ पे उन्होंने फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात क्लियर होगी। अब सरप्लस एम्प्लॉय के बारे में कहा गया है, in respect to surplus employee redeployed as LDC, the provision of stoppage of increment for not passing the typing test may be enforced from the date of next but one increment after the redeployment। सरप्लस कर्मचारी जो होंगे, जब उनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है। बस इसमें ये कहा गया है कि सरप्लस कर्मचारी जब एब्जॉर्व होंगे क्लर्क में, तो वो एब्जॉर्व होने के बाद एक इंक्रीमेंट वो ले सकते हैं, उसके बाद जो सेकंड इंक्रीमेंट आएगा वो बंद हो जाएगा जब तक कि वो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते। ये कहा गया सरप्लस के लिए। तो ये एक पूरा एक बेनिफिट की टाइपिंग टेस्ट के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है कि जिसमें टाइपिंग टेस्ट किस किस पे लागू हुआ, तो लगभग लगभग सभी पे लागू होगा। जो एग्जामिशन दिया है वो एग्जामिशन मैंने आपको पहले बता दिया है इसके अंदर।
45 साल की एज हो या फिर आपकी साल 35 से कम में ज्वाइन करते हैं तो 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, या आप 2 साल में पास कर लें टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद लगभग जो है सारे सर्कुलर सब्जेक्ट पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइपिंग टेस्ट जो क्लरिकल कैडर में जो है उनके लिए नियम आज मैंने बताने की कोशिश की है। मैं सारे लेटर जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट जो स्टेब्लिशमेंट के काफी सारे सब्जेक्ट में मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर एंड लाइक भी करते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।